आज हम लोग बायोमास डायरेक्ट कंबशन में समझेंगे पायरोलिसिस प्रोसेस। एक कंप्लीट लेक्चर है जिसमें सबसे पहले हम लोग बायोमास डायरेक्ट कंबशन प्रोसेस का इंट्रोडक्शन समझेंगे। इसके बाद पायरोलिसिस प्रोसेस में इसके कंपोनेंट और इसकी वर्किंग समझेंगे और लास्ट में डिफरेंट टाइप्स की पायरोलिसिस प्रोसेस के बारे में समझेंगे। आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले संक्षेप में समझ लेते हैं बायोमास डायरेक्ट कंबशन प्रोसेस क्या होती है। जो वेस्टेज होता है उस वेस्टेज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाकर हीट एनर्जी के रूप में स्टीम प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमास डायरेक्ट कंबशन प्रोसेस बोलते हैं। हो सकता समझ में ना आई हो तो थोड़ा सा मैं डिटेल्स में बता देता हूं। बायोमास का मतलब है जो वेस्टेज है, हमारे घरों से जो कचरा निकलता है, जो नगर निगम की गाड़ी ले जाती है, या इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर से जो बहुत सारा वेस्टेज निकलता है, या फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है जो पेड़ पौधों से निकलता है। ये सब वेस्टेज इकट्ठा किया जाता है। फिर इसके अंदर जो नमी मौजूद रहती है, पानी की मात्रा जो मौजूद रहती है, उसको ड्राई किया जाता है, मतलब सुखाया जाता है। उसके बाद इसको ग्राइंड किया जाता है, मतलब सभी टाइप्स का जो कचरा होता है उसको मिक्स कर दिया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम लोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हीट देकर इसको जलाते हैं। फिर जलाने से हमें मिलती है स्टीम थर्मल एनर्जी के रूप में, और इस स्टीम का हम लोग उपयोग कहां पर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर अदर किसी एप्लीकेशन के लिए। तो ये होती है बायोमास डायरेक्ट कंबशन प्रोसेस। अब जो बायोमास डायरेक्ट कंबशन प्रोसेस है ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो मैं आगे बता देता हूं। अब जो हमारी बायोमास डायरेक्ट कंबशन प्रोसेस है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें पहली प्रोसेस होती है पायरोलिसिस प्रोसेस। अब पायरोलिसिस प्रोसेस के अंदर देखें तो तीन टाइप्स की प्रोसेस होती हैं, फास्ट पायरोलिसिस, फ्लैश पायरोलिसिस और स्लो पायरोलिसिस। सबसे पहले इसकी मेन प्रोसेस हम लोग पायरोलिसिस प्रोसेस को समझते हैं विथ डायग्राम, कंपोनेंट एंड वर्किंग। इस डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना है और इसी को एक्सप्लेन करना है जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले यहां पर जो कंपोनेंट यूज किए गए हैं उनको मैं एक बार समझा देता हूं। सबसे पहले यहां पर बायोमास लिखा हुआ है। बायोमास का मतलब यहां पर इकट्ठा हो रहा है वेस्टेज। वेस्टेज मैंने बता दिया डिफरेंट टाइप्स का होता है। हमारे घरों से, गलियों से जो कचरा निकलता है वो हो सकता है, इंडस्ट्री से जो इंडस्ट्रीज लगी रहती हैं वहां से जो काम होते हैं, उसके बाद जो कचरा निकलता होता है, चाहे वो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो या फिर हमारे और लकड़ी से वेस्ट हो या अदर कोई छीलन निकलती है, उस टाइप का जो कचरा निकलता है इंडस्ट्री से, जिसे हम बड़े आसानी से जला सकते हैं, उस टाइप का कचरा, तो उसको, या फिर जो हमारी एग्रीकल्चरल होता है जहां से हमारे पेड़ पौधे रहते हैं उसका जो वेस्टेज निकलता है, इस टाइप का जो डिफरेंट टाइप्स का वेस्टेज होता है वह यहां पर इकट्ठा होता है, कह सकते हैं। फिर हमारा ड्रायर लिखा हुआ है। ड्रायर का मतलब है एक ऐसा कंपोनेंट जो वेस्टेज है उसमें जो नमी मौजूद होती है, जो पानी की मात्रा उपस्थित रहती है, उसको ये सुखा देता है, मतलब खत्म कर देता है। तो ड्रायर का मतलब है किसी को सुखाना। फिर हमारा ग्राइंडर लगा, यहां लिखा है ग्राइंडर। ग्राइंडर का मतलब पीसना। पीसने का मतलब यहां पर क्या होता है, पहले तो मिक्स किया जाता है, जो हमारा यहां से मॉइस्चर हटने के बाद जो ग्राइंडर के अंदर जो वेस्टेज मटेरियल आ रहा है यहां पर, या रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, उसको क्या मिक्स करता है और फिर उसको ग्राइंड करता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। वह छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम कहां लाते हैं, पायरोलिसिस रिएक्टर। इसे क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस रिएक्टर बोलते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट भाग है इस पूरी प्रोसेस का, क्योंकि इसके अंदर ही कंबशन होता है। पायरोलिसिस प्रोसेस, पायरोलिसिस रिएक्टर के अंदर क्या होता है, यहां पर जो वेस्टेज है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल सप्लाई नहीं की जाती है, ना ही कहीं से आती है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हीट देकर, याद रखें हीट दी जाती है। उस हीट से हम क्या करते हैं, इसके अंदर उस वेस्टेज को जलाते हैं। लगभग इसका टेम्परेचर 730 के अराउंड रहता है डिग्री सेल्सियस,
और जो प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव होता है प्रेशर। ये भी आप समझ गए होंगे जो हमारा पायरोलिसिस रिएक्टर होता है उसके अंदर क्या होता है। फिर यहां पर लगा साइक्लोन। क्या लगा? साइक्लोन। साइक्लोन बोले तो एक सेपरेटर होता है। क्या होता है? एक सेपरेटर होता है, मतलब दो मटेरियल को सेपरेट करने का, दो चीजों को अलग अलग करने का काम करता है। तो यहाँ पर चीजें या मटेरियल बोले तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो यहाँ पर प्योर गैस, जो जली हुई गैसेज आती हैं, हॉट गैसेज आती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हम लोग वेस्टेज जलाएंगे उसकी गैसेज निकलेंगी। कुछ अर्ध जली हुई गैसेज होती हैं, कहने का मतलब कुछ जो मटेरियल यहाँ पर जल रहा है वह साथ में गैसों के साथ में चला जाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं जलता है, ना ही गैस में कन्वर्ट होता है। तो वह साइक्लोन सेपरेट कर देता है। जो अधजला होता है, जो अधजला मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं चार। क्या बोलते हैं? चार। जो अधजला मटेरियल होता है जो पूरी तरह नहीं जल पाता है या पूरी तरह गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं हम चार। तो वो चार के रूप में यहां आ जाता है। और जो गैसेज होती हैं गर्म वाली हॉट गैसेज, जो पूरी तरह यहाँ पर वेस्ट मटेरियल जल जाता है उससे बनती है, वह कहां? सीधी फिल्टर के अंदर जाती है। कहां? फिल्टर के। अब फिल्टर के अंदर जाती है तो उसके साथ भी कचरा जाता है। जो यहाँ पर प्योर जली हुई गैसें ऊपर जा रही हैं उसके अंदर भी धूल के कण वगैरह रहते हैं या जो वेस्टेज रहता है उसके भी कण साथ में जाते हैं। तो वह कहां? यहाँ फिल्टर लगाया जाता है। क्या? फिल्टर। तो फिल्टर क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है, उसको छानने का काम करता है। तो छान का जो भी यहाँ पर चार बोले, वो चार के रूप में, जो टुकड़ों के रूप में अधजला थोड़ा बहुत कचरा मिलेगा, वह यहां से यहाँ फिर से चार यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। मतलब चार यहां से भी आएगा और यहां से भी, यहाँ पूरा जो अधजला मटेरियल है वह यहाँ इकट्ठा हो जाता है। उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब फिर से हम यहाँ से फिर से प्रोसेस कर सकते हैं। फिर ऊपर क्या जा रहा है? यहाँ पर दो टाइप्स की हमारे गैसें मिल रही है, एक वेपर के रूप में प्योर, एक नॉन कंडेंसेबल गैस। मतलब गैस ही है दोनों, लेकिन एक वेपर, एक नॉन कंडेंसेबल गैस। मतलब वेपर के अंदर ही कुछ ऐसी गैसेज हैं जो कंडेंस नहीं होती हैं और कुछ प्योर वेपर होती हैं जो कि वाटर के या फिर एयर के कांटेक्ट में आकर क्या हो जाती हैं? कंडेंस हो जाती हैं। तो ये दोनों का मतलब क्या हुआ आगे समझते हैं। फिर यहाँ पर एक कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर का काम है कंडेंस करना। जो वेपर रहती हैं वह क्या हो जाती है? कंडेंस होती। तो उससे हम क्या करते हैं? जो भी ऑयल वगैरह, जो गैसेज रहती हैं वह जब वाटर कॉन्टेक्ट में आती तो कन्वर्ट किसमें हो जाती है? वाटर में ही कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कंडेंस का मतलब गैस को फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो लिक्विड में कन्वर्ट करना हमें क्या मिलता है? बायो ऑयल मिल जाता है। तो ये कंडेंस है। लेकिन जो नॉन कंडेंसेबल गैस होती हैं, जो वाटर की कॉन्टेक्ट में आने पर कंडेंस नहीं होती हैं, मतलब फिर से वो ऑयल में कन्वर्ट नहीं होती, वह गैस आगे निकल जाती हैं। आगे निकलकर यहां पर लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर लगा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर लगा हुआ है। यह क्या करता है? एक तो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हाई टेम्परेचर काम करता है। दूसरा क्या करता है? यदि धूल के कण है, जो नॉन कंडेंसेबल गैस है उसके अंदर धूल के कण वगैरह हैं, तो उनको सेपरेट कर देता है। तो वह फिर से कहां? यहां से इधर आ जाती है। या वेपर के कण है तो उनको भी इधर से सेपरेट करके जो जिसमें धूल के कण बोल सकते हैं या कचरा बोल सकते हैं, वो सब इधर आ जाता है। और जो प्योर नॉन कंडेंसेबल गैस है वह बाहर निकल जाती हैं, जिनका हम लोग डिफरेंट टाइप से अलग अलग तरह से यूज करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स है। यहाँ पर हीटर लगा हुआ है। हीटर का मतलब है यहाँ पर जो हम इसको हीट देंगे, जो वेस्टेज यहाँ जलाने के लिए हीट देंगे, तो यहाँ पर हीटर लगा हुआ है। ये हीटर है, यहाँ पर ड्रायर है। इसके लिए जो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, कह सकते हैं हीट प्राप्त करते हैं, कहां से आता है? इसी के बेस्ड हीट आता है। यहाँ पर लगा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, ये हीट आ रही है, यहाँ पर डॉट डॉट लाइन से बना हुआ है, ये यहीं से हम लोग हीट प्राप्त करते हैं। और इसका कनेक्शन सीधा यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका कनेक्शन डायरेक्ट हम यहाँ से और सीधा हो जाता है, इधर ऐसा हो जाता है। मतलब यहां से जो नॉन कंडेंसेबल गैस निकलने वाला, इसी हीट का उपयोग क्या करते हैं हम? इसको हीट देने के लिए करते हैं। अब इसमें क्या, एक पाइप भी लगा रहता है, इसमें एक पाइप, इस पाइप को क्या बोलते हैं? अस पाइप बोलते हैं। अस पाइप का मतलब है अब जो वेस्टेज जलेगा, जो पूरी तरह वेस्ट हो जाता है जलने के बाद, बिल्कुल राख देखी होगी आपने, राख को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस बोलते हैं। वह राख यहां से निकाल ली जाती है जो बचती है। ये तो होगा इसके कंपोनेंट, मैंने सारे बता दिए। अब वर्किंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले बायोमास इकट्ठा किया जाता है। बायोमास जब इकट्ठा हो जाता है उसके बाद क्या, इस ड्रायर में जितनी भी इसकी क्वांटिटी बनती है, ड्रायर भाई ये पूरा प्लांट है, डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है, अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से होता है। तो ड्रायर की जो कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग इसमें हम वेस्टेज मटेरियल भर देते हैं। वह ड्राई करता मतलब उसको सुखा देता है, उससे पानी की जो कण रहते हैं उसमें जो मौजूद रहते हैं उसको पूरी तरह खत्म कर देता है। अब इसके अंदर ड्रायर के अंदर हीट कहां से आएगी? तो मैंने ये डायरेक्शन बना दी, कहां से? यहीं से हीट आती है जो यहाँ से ऊपर निकल रही है, उसी से हम हीट लेते हैं, उससे ड्राई करते हैं। अलग से कहीं से हम इसमें हीट का यूज नहीं करते। फिर जो यहाँ से ड्राई होने के बाद ग्राइंडर के अंदर जाता है। ग्राइंडर क्या करेगा? उसको पीसेगा, मिक्स करेगा, पीस के और मिक्स करके छोटे छोटे टुकड़ों में लगभग इतने साइज में क्या करता है वो कन्वर्ट करके हमारा
पायरोलिसिस रिएक्टर के अंदर जाता हुआ है, पूरा वेस्ट मटेरियल कन्वर्ट होके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होके और मिक्स होके, दोनों काम होते हैं, मिक्स भी होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट भी होता है। वह कहां जाता है? पायरोलिसिस रिएक्टर में जाता है। इसके अंदर कंबशन प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, गैसें जनरेट होती हैं। तो कैसे होती हैं? जो हमने बताया टेम्परेचर लगभग 500 से अबव टेम्परेचर बोल सकते हैं, इसके अंदर से हीट को हम सप्लाई करते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं। याद रखें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसमें हीट सप्लाई करेंगे। हीट के थ्रू क्या होगा? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से अबव पर और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अबव पर क्या होता है? यहाँ पर वह वेस्टेज जलता है। जब वह जलता है तो उसके अंदर से क्या होती है? हॉट गैसेस उत्पन्न होती हैं, वह ऊपर को जाती हैं। वह हॉट गैसेस के लिए हमने कहा ऊपर तो कहीं नहीं जा पाएंगे, लेकिन इधर एक पाइप लगा रखा, हॉट वॉलेटाइल्स। हॉट वॉलेटाइल्स का मतलब सब कुछ मिक्स, जिसमें गैस प्योर गैसेस भी हैं और जो हमारा यहाँ पर वेस्ट मटेरियल जल रहा है उसमें कुछ अर्जली गैसेस भी होती हैं। अर्जली बोले तो वो जो मटेरियल आधा जला हुआ लेकिन गैसों के साथ बाहर आ जाता है, क्योंकि वहां तो हम देख नहीं रहे, वो तो पाइप के थ्रू आ रहा तो आ जाता है। उसके लिए हमने यहाँ पर साइक्लोन लगा रखा। तो साइक्लोन में आएंगी सबसे पहले, जब साइक्लोन में आएंगी तो यहाँ पर सेपरेटर है, साइक्लोन एक सेपरेटर के रूप में काम करता है, जो क्या करता है? जो हमारी प्योर जली हुई गैसें हैं, वो हॉट गैसें, वो ऊपर चली जाती हैं और जो हमारा चार के रूप में जो अधजली गैसेज हैं वह कहाँ? नीचे आ जाएंगी। अधजली मतलब अधजला मटेरियल बोल सकते हैं, वह नीचे आ जाएगा तो यहाँ आ जाता है। फिर हमने एक फिल्टर और लगा दिया, क्योंकि जब इधर से गैसेज जाएंगी उसके साथ कुछ ना कुछ तो कचरा जाएगा, जो कचरा जाएगा वहां यहाँ पर फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद जो कचरा फिल्टर होगा वह भी एक चार के रूप में ही होता है, तो वह कहाँ? यहाँ आ जाएगा। कहाँ? देखो यहाँ से सीधा आ रहा है, वह भी यहाँ आ जाएगा। और जो प्योर फिल्टर गैसेज जो यहाँ से निकलती हैं, हॉट गैसेज निकलती हैं, फिल्टर होकर हॉट गैसेज निकलती हैं, उनमें दो टाइप्स की गैस होती है, एक तो वेपर होती है, दूसरी नॉन कंडेंसेबल गैस होती है। कहते हैं हॉट गैसेज हैं दोनों, मिक्स है, ये भी समझ लो, लेकिन उसमें दो टाइप्स की होती है, एक क्लियर कर दिया है, इसलिए यहां पर प्लस लगा दिया, वेपर और नॉन कंडेंसेबल। अब वेपर क्यों बोला, नॉन कंडेंसेबल क्यों बोला? नॉन कंडेंसेबल गैस का मतलब वह कंडेंस नहीं होंगी और वेपर कंडेंस हो जाती है, इसलिए उसको वेपर लिख दिया अलग से। वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन नॉन कंडेंसेबल गैस है वह फिर से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कंडेंसर लगा। कंडेंसर के अंदर से जैसे ये गुजरेंगी तो नॉन कंडेंसेबल गैस है, नॉन कंडेंसेबल ही लिखा है, मतलब वह कंडेंस नहीं होंगी तो वह आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन वेपर अलग से लिख दिया, मतलब वह वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो लिक्विड में कन्वर्ट होता हुआ किसमें? बायो ऑयल के रूप में होता है, क्योंकि ये सारा बायोमास यहाँ पर यूज किया। डिफरेंट टाइप्स के ऑयल प्राप्त होते हैं, उसके लिए यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं हम लोग, अलग अलग टाइप के ऑयल प्राप्त हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये वहां पर कंडेंस होकर जो वेपर ऑयल के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो गई। नॉन कंडेंसेबल गैस है वह कहाँ आएंगी? सीधे यहाँ पर आएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में, जिसमें क्या होगा? जो भी गैस, नॉन कंडेंसेबल गैस के अंदर जो भी धूल के कण वगैरह उपस्थित होंगे वह छनकर कहाँ? नीचे आ जाएंगे और फिर से कहाँ? यहाँ पर बायो ऑयल के रूप में इधर आ जाते हैं। लेकिन जो हमारी नॉन कंडेंसेबल गैस है वह ऊपर चली जाती है और जिनका जो भी प्योर यूज है, उनका जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से उसको यूज कर लिया जाता है। ऐसे पूरा ये पायरोलिसिस प्रोसेस काम करती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। थ्योरी के रूप में देखें तो हमने इसकी कुछ पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराई है, तो उसमें जैसा लिखा आप उतना लिख के आए, लेकिन डायग्राम इसको जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, कई बार मैं पीडीएफ में डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं करता हूं, उसकी वर्किंग को, सिर्फ हम पायरोलिसिस प्रोसेस क्या होती है इसका इंट्रोडक्शन लिख देता हूं। तो इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मुझे पता है मैं खुद समझाऊंगा इसकी वर्किंग तो आपको समझ में आ जाएगी। तो वर्किंग समझ में आ गई हो तो इसको लिखना भी सीख लें और इसको एक्सप्लेन करना सीख लें, एक दो बार वीडियो को रिपीट करके। तो अब जो पायरोलिसिस प्रोसेस उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसमें फास्ट पायरोलिसिस प्रोसेस पहली है, सेम वर्किंग है, सेम कंपोनेंट है, लेकिन जो फास्ट पायरोलिसिस प्रोसेस है इसका उपयोग किया जाता है हाई टेम्परेचर के लिए। क्या? हाई टेम्परेचर के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जो हम लोग बायोमास यूज करते हैं उसमें लिक्विड की मात्रा अधिक उपस्थित रहती है। इसका उपयोग जो डायरेक्ट हम देखें, इसकी एप्लीकेशन देखें तो ऐसे टरबाइन वगैरह, इंजन वगैरह, इन क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता है। देखो हम देखेंगे जैसे बायोमास हमने वहां पर बात की थी, बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, ड्रायर की बात की थी, वही कि यहाँ पर सुखाने का ड्राई करने का काम किया जाता है। ग्राइंडर भी वही है कि जो भी वेस्टेज उसको मिक्स करने का काम किया जाता है। रिएक्टर भी वही है कि इसके अंदर से हीट देके हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम क्या करते हैं? उसको हीट जनरेट करते हैं। वही सेम यहाँ पर भी साइक्लोन लगा हुआ आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ से आएगा और उसको सेपरेट करने का काम। वही कूल कलेक्टर यहाँ पर देखो लगा हुआ है, ये चार इधर आ जाएगा। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा उसने एक समझा दिया, जैसे मैंने बताया तो वहां पर नहीं लगाया था। देखो यारो, वो हीट जो हम लेंगे, जो यहाँ से हमारी नॉन कंडेंसेबल गैस निकलती है वह ड्रायर में उपयोग हो रही है, उसी हीट का उपयोग देखो हमने यहाँ पर
जो रिएक्टर है वहां पर भी दिखाया था ऐसा, इसी हीट का उपयोग हम लोग यहां पर कर रहे हैं। यहां पर भी देखो ये सीधा यहां पर कूल कलेक्टर लिख दिया यहां पर, लेकिन वहां पर कंडेंसर लिख दिया था। ये डायग्राम यहां पर आप कंडेंसर भी लिख सकते हैं, और भी क्यूचिंग ऐसी बहुत सारी प्रोसेस होती है उसको भी लिख सकते हैं। सिर्फ हमें प्रोसेस ऐसी चाहिए जो हमारी वेपर है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सके। तो ये क्या हुई, यहाँ पर बायो ऑयल हमें प्राप्त होता है। तो सेम प्रोसेस है, आप कुछ नहीं करेंगे, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लें। जो मैंने वैसी प्रोसेस समझा दी ऊपर, उसी को समझाना सीख लें, इसको भी आप वैसे ही समझा दें। लेकिन जो पीडीएफ में जैसे मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन, तो उस इंट्रोडक्शन को जरूर लिखें, इसके बारे में कुछ लाइनें लिख के, जिससे उसको समझ में आ सके कि आपको इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन तो पता है कि फास्ट पायरोलिसिस प्रोसेस क्या होती है। तो आप समझ गए होंगे फास्ट पायरोलिसिस प्रोसेस का उपयोग हम लोग क्या हाई टेम्परेचर के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ लिक्विफाइड जो बायोफ्यूल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसके उपयोग के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस है फ्लैश पायरोलिसिस प्रोसेस। फ्लैश पायरोलिसिस प्रोसेस भी जो हमने पायरोलिसिस प्रोसेस बताई बिल्कुल वर्किंग वैसी है, कंपोनेंट भी वही लगे, लेकिन ये कैसी है, एक फास्ट प्रोसेस है, मतलब तेजी से हीट जनरेट करती है। लगभग बोले थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 2 से 3 सेकंड में इससे में हीट जनरेट होने लगती है, क्योंकि इसको भी हाई टेम्परेचर पर ये प्रोसेस की जाती है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि सेम कंपोनेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस सीधे बायोमास यहाँ से आ रहा है, जो सेम प्रोसेस से बायोमास आता, कैसे आता, पहले बायोमास वेस्टेज रहता है, उसको क्या किया, ड्राई किया जाता है, फिर उसको ग्राइंड किया जाता है, फिर हमारा पायरोलिसिस रिएक्टर है उसके अंदर आता है। इसको हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर देखा 10⁻³ से 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड रिएक्टर हीटिंग अचीव, ये देख रहा है, इसमें हम एनर्जी को भेज रहे हैं, जो क्या कर रहा है, बहुत कम समय में रिएक्शन दे रहा है, मतलब बहुत कम समय में हीट जनरेट कर रहा है। उसको वाई कहां जाती है, पायरोलिसिस वेपर है। यहाँ पर 2 टाइप्स की, एक हम होता है नॉन कंडेंसेबल गैस रहती है, एक वेपर के रूप में रहती है, जो इसके अंदर जाती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो वेपर है जो कंडेंस हो जाती है बड़े आसानी से, उनको कंडेंस कर लिया जाता है और किसमें, ऑयल में कन्वर्ट हो जाती है, और जो हमारी प्योर जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस है बाहर प्राप्त कर ली जाती है। तो इस तरह की सेम प्रोसेस है, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो जो पीडीएफ में मैंने लिख दिया उतना लिखें इंट्रोडक्शन। यदि सेपरेट प्रोसेस पूछा, 2 क्वेश्चन 2 तरह के पूछे जाएंगे। उसने पूछा कि पायरोलिसिस प्रोसेस और उसके टाइप समझाइए, तो पायरोलिसिस प्रोसेस को आप बहुत अच्छे से समझा देंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाइए, फिर इसके टाइप्स लिख देंगे और उनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख देंगे। लेकिन वो पर्टिकुलर पूछता है कि फ्लैश पायरोलिसिस प्रोसेस को समझाइए, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, जो इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है पीडीएफ में उतना लिखें, उसके बाद छोड़ दें, उसके बाद ये डायग्राम बनाना है पूरा। डायग्राम बनाने के बाद इन सभी कंपोनेंट का जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका मैं इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं पहले पायरोलिसिस प्रोसेस के अंदर, स्टार्टिंग में अभी समझाया था। सभी कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन करते हुए उनका जो वहां पर फंक्शन है वह लिखते हुए चले। जैसे कि यहाँ पर जो पायरोलिसिस रिएक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, यह पायरोलिसिस रिएक्टर में केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होता है, जो बायोमास है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसकी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है, और इसको हीट सप्लाई करते हैं, तब यह जलता है, और यहाँ से जो हॉट गैसेस जनरेट होती हैं वह कहाँ जाती हैं, हमारी आगे जो एक पूरा हमारा जो हमने अभी समझाया था साइक्लोन, उसके अंदर आ जाती है। साइक्लोन क्या, एक सेपरेटर है जो कि चार को और जो हमारी हॉट गैसेस हैं उनको सेपरेट करता है, चार हमारा नीचे आ जाता है और सेपरेट गैसें आगे फिल्टर के अंदर जाती हैं। इस तरह आप एक समझाना सीखें, जैसा मैंने बोला है उसी को आप एक बार अच्छे सुन लेंगे, समझाना आ जाएगा। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा और काफी फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि कई बार डायरेक्ट हम लोग पीडीएफ से पढ़ते हैं या किसी बुक में नोट्स पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन एक बार आपने इस वीडियो को देख लिया तो समझ में जरूर आ जाएगा। ऐसे ही और लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।